गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हम हरिहर काका का वीडियो नंबर 4 आज देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरिहर काका के परिवार वालों ने अर्थात उनके भाइयों ने और सगे संबंधियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार करा। इसके पश्चात उनकी दशा कैसी हो गई और गांव में रहने वाले अन्य लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया रही। यह वर्तमान समाज की हकीकत बताई है। लेखक ने यहाँ पर वर्तमान समाज की हकीकत को दर्शाया है जिसे हमें समझना चाहिए और अपने आप को समय परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं वीडियो नंबर 4। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हरिहर काका के भाई लोग उनसे जोर ज़बरदस्ती करने लगे, उन्हें मारा कुटी करने लग गए और उनके अंगूठे के निशान लेने लग गए, तब हरिहर काका डरे नहीं। अज्ञान की स्थिति, क्योंकि अब उन्हें ज्ञान हो गया था। चूँकि महंत जी और उनके अन्य पुजारी पंडों ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करा था। समाज की स्थिति को भी वे जान चुके थे। वे जागरूक हो गए थे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है और मुझे हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखनी है। तो लेखक कह रहे हैं अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। अब जब उनके भाई और सगे संबंधी उन्हें मार रहे हैं, उन्हें जान से मारने के लिए कह रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, तो वह ज्ञानी हो गए। वे जान गए कि ये मुझे जान से तो मार नहीं सकते किसी भी स्थिति में, तो वे डरे नहीं हैं। वो मृत्यु से बोले कि चलिए ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मरना है, तो मृत्यु को भी मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार हो गए थे वो। लेकिन जीते जी किसी भी स्थिति में अपनी ज़मीन किसी के भी नाम करने के लिए तैयार नहीं थे। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का सामना, वरण मतलब सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मरना ही है ना, अभी मरना होगा, जैसे भी जब भी मृत्यु आनी होगी तैयार है, लेकिन मैं अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा। हरिहर काका ने सोच लिया था कि वे अब एक ही बार उन्हें मार दें। कोई बात नहीं, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक बार मार दें। महंत जी के व्यवहार के बाद अब जब उनके भाइयों ने भी वही व्यवहार करना था तो ठीक है, उन्होंने सोच लिया रोज़ रोज़ मरने से अच्छा, रोज़ रोज़ ऐसा दुर्व्यवहार सहने से अच्छा है। मारा कुटी उनके साथ होने लगी थी, तो एक बार मार दें, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी ज़मीन लिख कर रमेशर की विधवा की तरह शेष ज़िंदगी को घुट घुट कर मरे तो ठीक नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर उनके गांव में एक रमेशर नाम का आदमी था जो कि अब नहीं रहा। उसकी विधवा पत्नी थी। उस विधवा पत्नी ने रिश्तेदारों के नाम अपनी ज़मीन जीते जी लिख दी थी। अब वह घुट घुट कर मर रही, अर्थात उनके परिवार वालों को उसका खाना पीना हर चीज़ अखरता है। वो बहुत परेशान है, दाने दाने को मोहताज है, घुट घुट कर मर रही है और जीवन जीना भी मुश्किल है और मौत भी नहीं आ रही है। तो वह ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते थे। रमेशर की विधवा को बहला फुसला कर, यहाँ पर बता रही है रमेश्वर की विधवा पत्नी के बारे में कि बहला फुसला कर उसको प्यार से मीठी मीठी बातें कर कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने अपने नाम लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया गया, खूब ध्यान दिया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों टाइम का 2 वक्त का खाना देने में भी उन्हें अखरने लगा, बुरा लगने लगा। अतः अब वह बुढ़ापे में असहाय हो गई है। ना तो उसके पास पैसा है, ना ज़मीन है और वह शरीर से भी लाचार हो चुकी है। अंत उसकी यह दुर्गति बुरी हालत हुई है कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं, काँप जाते हैं।
हरिहर काका को लगता है कि अगर रामेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती, उसके भाइयों को, देवरों को नहीं दी होती, तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। पखारना, धोना अर्थात पूजना अर्थात उसका ध्यान रखना। तो वह अपने साथ यह सब होते देखना नहीं चाहते थे। एक बात और है यहाँ डियर चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर गांव वाले उसकी स्थिति को देखकर सिहर रहे हैं, काँप रहे हैं, परेशान हैं, मतलब डर गए हैं कि अब उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई गांव वाला भी किसी की मदद के लिए नहीं आया है। दुनिया वाले कभी किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। आजकल के लोग खुद गर्ज स्वार्थी हो गए हैं, यह भी लेखक हमें बता रहा है। इसलिए हमें ही अपनी स्थिति को मजबूत बनाना होगा। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने, जब उनके भाई मार रहे थे वह डरे नहीं, गरजते हुए खड़े हो गए। कहा कि तुम सब इतने सारे और मैं अकेला हूँ, मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूल, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा भी, तिनका भी, थोड़ा सा भी ज़मीन तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, थोड़ा भी कम नहीं हो। तुम भी वैसे ही स्वार्थी, लालची हो, तुम्हें भी अपने खून के रिश्ते का कोई ध्यान नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। ये हरिहर काका के भाई और अन्य रिश्तेदार कह रहे हैं उन्हें, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो कर, अर्थात येन केन प्रकार, किसी भी तरह से वो ज़मीन अपने नाम लिखाना चाह रहे। ये दुनिया का हकीकती स्वरूप है खून का रिश्ते का, ये अब ऐसा हो गया है रिश्ता। हरिहर काका के साथ गांव के लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, बोलता है। फिर कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं, लोगों के बीच बहस हो रही है, तरीके तरीके की बातें हो रही, लेकिन हरिहर काका की मदद कोई नहीं कर रहा है। लोग आपस में, एक और काम उनको मिल गया है, फालतू लोगों को बात करने का, बहस करने का। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधारता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बाड़ी को मिलना तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर जो लोग हैं, गांव के लोग, वे मुख्य तौर पर 2 भागों में बंट गए हैं। एक ठाकुर बाड़ी की तरफ, वो चाहते हैं कि हरिहर काका की ज़मीन ठाकुर बाड़ी को मिलता तो अच्छा होता। तो दूसरा पक्ष चाहता है कि नहीं, खून का रिश्ता तो खून का होता है, उन उत्तराधिकार का अधिकार उनके भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अर्थात हरिहर काका की ज़मीन के बारे में गांव के लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वे 2 भागों में बंट गए हैं, 2 पक्ष बन गए हैं। एक ठाकुर बाड़ी के पक्ष में, दूसरा उनके भाइयों के पक्ष में। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में पूरे गांव में फैल जाती। आज तक से भी तेज खबर झूठी है या सच्ची, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता लोगों को, तो सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर बातें करना है। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता और चर्चा का विषय बन जाता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस दुख कर रहे हैं कि अंगूठे की निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत अपने हाथों में करने के लिए खून भी बहेगा कि हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, और जो अंतिम संस्कार करेगा वही ज़मीन का हकदार होगा। तो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद
उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है कि अब वे डाकू को बुलाएंगे। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल कर देगा, अर्थात ज़मीन उनके भाइयों के नाम करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती, उसका नाम चलता है, अर्थात उसकी बात हर कोई मानता है डर के कारण। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वहाँ बुलाएंगे और फिर कुछ नया कर सकते हैं। रहस्यात्मक, राज से भरी हुई और भयानी डरावनी खबरों से पूरा गांव का आकाश आच्छादित हो गया, छा गया, अर्थात गांव में इसी तरह की डरावनी भयानक बातें चल रही हैं। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी करे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं, बिता रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है, खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, अच्छे से रह सकते थे। लेकिन वह तो गूंगेपन के शिकार हो गए दुनिया की हकीकत को जानकर, भाइयों और महंत जी के व्यवहार के कारण। कोई बात कहो, उनसे बोलो, पूछो तो कोई जवाब नहीं देते। खुली आंखों से बराबर आकाश की ओर निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जग जाहिर है, वे क्या कहें, बिल्कुल गूंगेपन के शिकार हो गए, बोलते ही नहीं हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, अर्थात वो तो उपास कर रहा है, वो तो कुछ खा पी नहीं रहा है। खाने वाले करे विलास और अन्य लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। अब जो कुछ नहीं खाया था, नहीं सुना था, देखा था, वह भी दोनों टाइम उनको भोग लगा रहे हैं, मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, बढ़िया ऐश से रह रहे हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के इस तरह से अब पुलिस के जवान हरिहर काका के पैसों पर उनकी आराम से ज़िंदगी कट रही है और नौकरी भी चल रही है। और बेचारे हरिहर काका वे तो मौन हो गए हैं, बदहवाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। ना तो गांव वाले उनकी कोई मदद को आए और ना ही खून का रिश्ता या महंत, पुजारी, धार्मिक आचार्य जिसे कहा जा रहा है, हम कहते हैं, वे भी ढोंगी हैं। यहाँ पर ढोंग बताया गया है कि वे उनका धर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण है, असल में वे धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। और हरिहर काका बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं, चुपचाप है, वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। इस तरह से हमारा यह पाठ अब यहाँ ख़त्म होता है, हरिहर काका। डियर चिल्ड्रन, आपकी सप्लीमेंट्री बुक अर्थात संचयन में का हमने यह लेसन 1 हरिहर काका आज पूरा किया है। यहाँ से आपको डिटेल विस्तार पूर्वक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से आप पूरी कहानी को बहुत बार अच्छे से पढ़िए और प्रश्नोत्तर लिखिएगा।
इसी वीडियो के साथ आपको PDF में क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। अतिरिक्त क्वेश्चन भी छांट के और उसके उत्तर कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। अतिरिक्त प्रश्न भी इसी के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, और प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर भी इसी में है, जो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। रमेश्वर की पत्नी की अंत में अर्थात बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति बुरी हालत हुई है कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं, कांप जाते हैं। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते, धोते होते, अर्थात उसकी देखभाल करते। जमीन के ही लालच में, संपत्ति के लालच में लोग उसका ध्यान रखते और उसका बुढ़ापा इस तरह से नहीं बिगड़ता। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। हरिहर काका के ऊपर जब उनके भाई तथा अन्य रिश्तेदार जब उन्हें मार पीट रहे थे तो वो डरे नहीं, वे खड़े हो गए, गुस्से में खड़े, गरजते हुए खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने सारे हो, मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन किसी भी तरह से जीते जी तो अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं लिखूँगा। तुम लोग भी वैसे ही दुराचारी हो, स्वार्थी हो, जैसे महंत पुजारी हैं, ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी हैं, ठीक वैसे ही हो। देखते हैं कैसे, भाई लोग कह रहे हैं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के। भाई लोग भी उन पर गुस्सा होकर कह रहे हैं, वह भी अत्याचार में कम नहीं है, वे कह रहे हैं कैसे तुमको ही लिखना है, चाहे हंस के लिखो, खुशी खुशी लिख दो, या रो के, या मार खाने पिटने के बाद लिखोगे। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई, मारपीट शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार, विरोध करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे, उन्हें मारने लगे। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, इतने सारे लोगों का सामना वे नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, मतलब समझ आई, ध्यान आया कि अरे मुंह तो पहले बंद कर देना चाहिए था, जिससे आवाज़ बाहर नहीं जाए, लेकिन उन्होंने तत्क्षण उसी पल पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे, लोग इकट्ठे होने लगे थे दालान में। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल उसी समय यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने तत्परता दिखाई, उसी समय जल्दी ही फुर्ती से उन्होंने, काका के भाइयों ने भी जितनी फुर्ती नहीं दिखाई तो उससे भी अधिक फुर्ती में उन्होंने यहाँ पे हरिहर महंत जी ने दिखाई। वह पुलिस की जीप साथ लेकर आई, तो फिर अब पुलिस आने के बाद तो ये घर का मामला बचा ही नहीं। पुलिस आने के बाद ये निजी मामला, अपना स्वयं का मामला, घर का मामला, सवाल ही नहीं उठता। घर की तलाशी शुरू हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर, अत्यधिक बुरी हालत में बरामद किया गया। जिस हालत में वे ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था, उससे भी बुरी दुर्गति के रूप में उन्हें वे मिले, बुरी हालत में मिले हरिहर काका। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद जब फिर अवे बंधन से उन्हें मुक्त किया गया और पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी गई के बाद उन्होंने बताया, हरिहर काका ने बताया कि भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं,
कि उन्हें खूब मारा पीटा भी है, साथ ही मारा पीटा भी है। उनके भाई भी दुर्गति में उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है कि अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो उन्हें वे शायद जान से भी मार देते। यह सब उन्होंने अपने बयान में लिखा दिया। हरिहर काका की पीठ, माथे, पांव पर कई तरह के जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, डर से कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटककर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, वहाँ से भाग खड़े हुए चले गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष सभी लोग फरार हो गए, वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लग गए। हरिहर उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले थे। अब 4 पुलिस जवान उनकी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते थे, तैनात हो गए थे। अर्थात अब उन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन मिल गई थी। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत जी की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे, क्योंकि भाई नहीं चाहते थे कि हरिहर काका या अन्य कोई ठाकुर हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार कर उनसे अंगूठे के निशान ले ले और ज़मीन अपने नाम लिखा दे। और यही महंत जी के साथ भी था। तो इसलिए दोनों ने ही अपनी तरफ नेपथ्य में रह के, मतलब बिहाइंड द कर्टन, पीछे रहकर उन्होंने कोशिश की थी कि पुलिस प्रोटेक्शन में हरिहर काका को रखा जाए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः फिर से उन्हें ले भागेंगे, अर्थात उनका अपहरण करके ज़मीन अपने नाम लिखवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उसके भाई पुनः उसे घर में दबोचेंगे, पकड़ ले जाएंगे और ज़मीन अपने नाम लिखवा लेंगे। अभी भी हरिहर की तरफ से उन्हें, हरिहर काका की तरफ से की चिंता उन्हें नहीं थी। उन्हें अभी भी ज़मीन की परवाह थी। ज़मीन के कारण उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मदद की थी। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तो नेपथ्य, रंगमंच के पीछे, अर्थात बिहाइंड द कर्टन, पीछे रहकर उनके भाइयों और महंत ने पैरवी की, खुशामद की लगा पैसे भी खर्च करे कि पूरी सहायता हरिहर काका को पुलिस की प्रोटेक्शन मिल जाए, जिससे उनका भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात हैं। ये जीवन का हकीकती रूप है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेखक कह रहे हैं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन वास्तविक असली सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और उनके भाइयों की ओर से मिल रही है, क्योंकि वो लोग भी ध्यान रख रहे हैं और पुलिस की प्रोटेक्शन उन्हें उन्हीं के कारण मिली है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के पूरी तरह से सतर्क सावधान हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव, अच्छा व्यवहार, मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान भी रख रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाह रहे हैं कि दोनों दल प्रयत्नशील है। कौन? हरिहर काका के भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत जी। गांव में अब तीसरा पक्ष यहाँ आ गए हैं, मौका परस्त नेताजी। गांव में एक नेताजी हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी है, फिर भी 12 महीने मौज मस्ती में रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी जो उनके पास है, उनका ध्यान हरिहर काका की ओर गया। उन्होंने भी सोचा, मैं भी स्वार्थ अपना सिद्ध कर सकता हूँ। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं
और यह प्रस्ताव या योजना रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। अब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। नेताजी यह पट्टी पढ़ा रहे हैं। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला ही नहीं, अर्थात अब कोई बात का असर उन पर नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ठान लिया था किसी भी तरह से अपनी ज़मीन मुझे किसी को भी नाम नहीं लिखनी है। नेताजी जो भी निराश होकर लौट गए। इन दिनों गांव की चर्चाओं में के केंद्र हैं हरिहर काका। सब तरफ हरिहर काका की ही बात चल रही है, चाहे वह आंगन हो, खेत हो, खलिहान हो, अलाव हो, जहाँ पर लोग तापने के लिए ठंड के दिनों में आग जलाकर बैठे हैं, लोगों के बीच चर्चाएं चल रही हैं। बगीचे हैं, बरगद हैं, हर जगह पर, अर्थात प्रत्येक जगह हरिहर काका की ही बात हो रही है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना है ही नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका तो अस्तित्व नहीं, अर्थात कोई और घटना अब रंग नहीं ले रही है। सिर्फ और सिर्फ हरिहर काका का ही मुद्दा जोरों पर है, उसी पर बात की जा रही है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं, मज़े लेना जानते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है।